फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपकी परीक्षाएं जो है आपके सर पे है, लगी हुई परीक्षाएं हैं। चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ के परीक्षार्थी होंगे तो आपका जून में एग्जाम लगा ही है। पीजीटी वाले आप जान ही रहे हैं, और दिल्ली ट्रिपल एसबी वाले और जो बिहार वाले हैं, आप सभी का परीक्षाएं लगी हुई है। तो आप लोग क्लास जो है कंटिन्यू कीजिए और इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट उठाइए। तो फ्रेंड्स, मैं पुजारी यार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, और मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास यानी कि समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूं। आप सब यूजीसी नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी जीडीसी यूपी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर केवीएस एमबीएच यूपीएससी यूपीपीएससी राजस्थान बिहार दिल्ली मध्य प्रदेश हरियाणा उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश यूपीएससी पंजाब यूपीएससी यूपीपीएससी किसी भी ऐसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से यानी समाजशास्त्र विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये क्लास आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को आप लोग जरूर देखिए और इस क्लास का बेनिफिट उठाइए, क्योंकि ये क्लास पूर्णतः आप सभी के लिए निःशुल्क होती है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्न में क्या है, क्योंकि ये जो सामाजिक समस्याओं से जो प्रश्न है आपका सामाजिकता से, यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षाओं में काफी पूछे जाते हैं। किसी भी परीक्षा में, चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी, या यूपीएससी यूपीपीएससी या गवर्नमेंट इंटर कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या किसी भी स्टेट से दे रहे हैं प्रवक्ता की परीक्षा, तो ध्यान दीजिए ये क्लास जो है आप सभी के लिए। तो आइए देखते हैं आज के क्लास में प्रश्न उत्तर क्या है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे क्लास शुरू करने से पहले, और एक प्यारा सा लाइक कर देंगे, और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं आज का प्रश्न उत्तर नंबर 1 क्या कह रहा है आप सभी के लिए। आइए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है रेडी हो गए हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। आप लोग इधर क्लास में इधर उधर की बातें ना करिए, ताकि जो आप लोग अगर एकाग्रचित होके ध्यान देके पढ़ाई करेंगे तो उम्मीद है आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि जब आप एकाग्रचित होके कंटिन्यू रेगुलरिटी बनाए हुए आप अपने अध्ययन के क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो आपका टारगेट है, तो आप उसको जरूर उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 आपका कह रहा है, कौन सी जनजाति सिर्फ अंडमान द्वीप में रहती है। ये प्रश्न आप सभी का सही होगा, गलत किसी का नहीं होगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपका परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं बने रहते हैं ऐसे प्रश्न। तो आपका ऑप्शन ए होगे, ऑप्शन बी चकमा, ऑप्शन सी अपतानी, ऑप्शन डी बंजारा। ये सब जनजाति हैं, होगे चकमा अपतानी बंजारा, ठीक है। तो इसमें से कौन सी जनजाति अंडमान द्वीप समूह में जो रहती है, होगी के बारे में जाते हैं कि एक जनजाति ऐसी है कि जो पेड़ों और वृक्षों पे रहती है, जो मनुष्यों को देखकर भागती है, वो जो है वही पुरानी पद्धति के अनुसार तीर और धनुष से हमला कर देती है, ठीक है। यानी कि ये वर्तमान समाज से एकदम कटा हुआ समाज है ये जो जनजात होंगे। तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 1 का ऑप्शन ए आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है आप सभी का। प्रश्न उत्तर नंबर 2 कह रहा है, जनजातीय समाज है। ये प्रश्न 2 कह रहा है कि जनजातीय समाज है, तो जनजातीय समाज कैसा है आप लोग बताइए। ऑप्शन ए गतिशीलता, ऑप्शन बी जटिल, ऑप्शन सी समजातीय, ऑप्शन डी है विषम जातीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, और कमेंट करके जरूर अपनी प्रतिक्रिया दिया कीजिए कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, समजातीय समाज होती है। जनजातीय आपकी जो है जो प्रश्नानुसार कह रहा है, और उम्मीद करता हूँ ऐसे प्रश्न आप लोग गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं और या पूछे जाने की संभावनाएं बनी हुई है। आप लोग ऐसा तो है नहीं, प्रैक्टिस सेट वगैरह तो साल भी कर रहे होंगे, देख ही रहे होंगे कि कितने प्रश्न यहाँ से आपको मिलेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 3 नंबर कह रहा है, ए फिलॉसफी ऑफ नेफा का लेखक कौन है। ये जो ए फिलॉसफी ऑफ नेफा है ना, ये जो पुस्तक है, इसका लेखक कौन है पूछ रहा। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा देहरनदार महोदय, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वेरियर
एल्विन, ऑप्शन बी चार्ल्स कूले, यानी CH कूले ये लिख के आता है। चार्ल्स कूले बहुत कम लिखा रहेगा, आप देखेंगे CH कूले ही लिख के आता है, कभी कभी कूले ही लिख के केवल दे देता है आपके परीक्षाओं में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका जो राइटर है आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या है, वेरियर एल्विन महोदय हो जाएंगे। ये फिलॉसफी आप नेपा पुस्तक के लेखक। आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 4 क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न उत्तर नंबर 4 ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 4 आपका कह रहा है, कौन सा समूह जनसंख्या की दृष्टि से पतन की ओर जा रहा है। कौन सा समूह ऐसा है जो जनसंख्या की दृष्टि से पतन की ओर जा रहा है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा भील जनजात, बी ओंगे जनजात, सी कोया जनजात, डी कोरक जनजात। तो इसका आंसर आप लोग सभी सही करेंगे। मैंने बताया ना कि अभी पहला प्रश्न ही ये है जो है, बस प्रश्न घुमा के दे दिया है और प्रश्न वही है समझिए। तो इसका आंसर आप लोग गलत नहीं करेंगे जहां तक मैं जानता हूं। तो ऑप्शन बी जो है इसका ओंगे जनजात हो जाएगा सही। कौन सा, ऑप्शन बी। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनी है, खासकर आपका जो प्रवक्तालय हमारे छात्र छात्राएं हैं वो ध्यान दें ऐसे प्रश्नों को पीजीटी में। ठीक है, और बाकी तो ये पीजीटी में इसी प्रकार के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, और जो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ वाले हैं उसमें थोड़ा घुमाऊ प्रश्न रहते हैं, थोड़ा और टिपिकल होता है। ठीक है, तो मैं ये जो क्लास है आप सभी के लिए मिक्सअप क्लास, आप ध्यान दीजिए इस चीज को। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर ये 5 ये कह रहा है, भारतवर्ष में लगभग कितनी जनजातियां हैं। भारतवर्ष में हमारे लगभग कितनी जनजातियां पाई जाती हैं। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है 127, ऑप्शन बी 237, ऑप्शन सी 560, ऑप्शन डी 439, यानी कि 127, 237, 560, 439। तो ये आंसर आप सभी को पता होगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लगभग 560 जनजातियां पाई जाती हैं। अब देखिए ये अब ये चुनाव का है मेरा, अभी ये आपका जनगणना होने वाला है। अगर जनगणना होता है तो इसमें देखिए घटा होता है, घटती है संख्या बढ़ती है, ये आपको जानकारी हो जाएगी। ये तो पुराने आंकड़ों के हिसाब से, पुरानी जनसंख्या के अनुसार पर, ठीक है, पुरानी जनगणना के अनुसार पर। आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 6 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 6 ध्यान दीजिएगा, नोट करते हुए चलिए आप लोग प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा है कि दो सहोदरों के बच्चे जो विपरीत यौन वाले हैं कहे जाते हैं। दो सहोदरों के बच्चे जो विपरीत यौन वाले हैं कहे जाते हैं। तो क्या कहे जाते हैं आप लोग बताइए। ऑप्शन ए आपका है विलिंगी सहोदर, ऑप्शन बी समलिंगी सहोदर, ऑप्शन सी विलिंगी विवाही, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। प्रश्न उत्तर नंबर 6 का, तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, ये विलिंगी सहोदर कहे जाते हैं। ये विवाह और नातेदारी से प्रश्न उत्तर है आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आज में जो है ऑनलाइनर के ग्रुप में है, क्योंकि समय कम है। आप लोग एक आरोप भी मेरे ऊपर लगाते हैं कि सर आप समय बहुत अधिक लेते हैं, प्रश्न कम कराते हैं। इसके पीछे कारण यही हो जाता था कि मैं प्रश्न को विस्तार दे देता था व्याख्यात्मक रूप से, तो व्याख्या करने में प्रश्न जो है थोड़ा सा समय ज्यादा लग ही जाता है। तो इसलिए आज के जो प्रश्न है ये ऑनलाइन टाइप में है। ठीक है, तो कम समय में अधिक प्रश्न आपका हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 7। आप लोग ध्यान दीजिए इधर क्लास पर। ये कह रहा है प्रश्न नंबर 7, मातृवंशीय समाज में नातेदारी समूह की सत्ता का प्रयोग किया जाता है। आपका जो मातृवंशीय समाज में है इसमें नातेदारी समूह की सत्ता का प्रयोग किया जाता है। तो कैसी सत्ता का प्रयोग। ऑप्शन ए कह रहा है पिता की बहन, यानी जिसे बुआ हम लोग कहते हैं, बुआ द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा माँ के भाई, जिसे मामा कहा जाता है, इनके द्वारा, यानी माँ के भाई के द्वारा या मामा द्वारा। ऑप्शन सी कह रहा बड़े बेटे द्वारा, डी कह रहा बड़ी बेटी द्वारा। प्रश्न ध्यान दीजिए, मातृवंशीय समाज की बात कर रहा है, तो अगर मातृवंशीय समाज की बात कर रहा है तो ऐसे प्रश्न विवाह नातेदारी प्रश्न आप लोग गलत मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए माँ के पक्ष की बात कर रहा है, तो माँ के पक्ष की बात क्या, माँ के भाई यानी मामा द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 8 ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रश्न उत्तर नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 आपका कह रहा है निम्न में से
समाज का निर्माण कैसे होता है? ये निम्न में से जो समाज है इसका निर्माण कैसे होता है, इसके अनुसार ऑप्शन के अनुसार आप लोग बताइए। तो ऑप्शन ए कह रहा है व्यक्तियों के झगड़े से, ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी कह रहा है व्यक्तियों के विवाह स्थानों से, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऑप्शन सी कह रहा है यह व्यवस्था जो इन्हें आपस में आबद्ध रखती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। ऑप्शन डी समूह की अंतः क्रियाओं से। तो इसका आंसर साफ साफ दिख रहा क्या हो जाएगा, निम्न में समाज का निर्माण या व्यवस्था जो इन्हें आपस में आबद्ध रखती है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ये साफ साफ दिख रहा प्रश्न। आइए अगला प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस कुछ प्रश्नों में लगाएंगे तो आप लोग प्रश्न थोड़ा सा अगर पढ़ाई की है तो गलत नहीं करेंगे। जो कुछ प्रश्न होते ऐसे हैं, आप लोग को आंसर साफ साफ दिखता है। आप लोग बस क्या करते हैं, परीक्षा भवन में जाइए जब ना, तो घबराहट और हड़बड़ाहट में ना रहिए, कूल माइंड से परीक्षा को सॉल्व कीजिए पेपर को। ठीक है, तो प्रश्न जो आता हो तो सही ही होगा। जो आपका कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन कब होती है, जब कूल माइंड से आप परीक्षा भवन में जाते हैं, एग्जाम को जो है देते हुए प्रश्न को पढ़ते हैं, तो कंफ्यूजन प्रश्न जो है सही होने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। और जो आप पढ़े नहीं है, बिना पढ़े हुए प्रश्न आ जाते हैं। आप देखे होंगे बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो पढ़े हुए नहीं रहते हैं। आप उसमें अगर फुल माइंड से थोड़ा सा दिमाग को जोर देके देखते हैं ना, तो वो आंसर अपने आप दिखने लगता है आपको। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा परीक्षा भवन में। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 9 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 9 कह रहा निम्न में से, ये प्रश्न 9 कह रहा निम्न में किस जनजात के उत्सव के अवसर पर, देखिए निम्न में किस जनजात के उत्सव के अवसर पर तीर और कमान देने पर बच्चे का पिता बनाने का अधिकार निर्धारित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है टोडा जनजात में, ऑप्शन बी कादर जनजात में, ऑप्शन सी अंडमान द्वीपवासी, ठीक, अंडमान निकोबार द्वीपवासी जनजातियों की बात कर रहा है, ऑप्शन डी न्यू जनजात में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 9 का आप लोग बताइए। तो इसका आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए टोडा जनजात हो जाएगा। ये ऑप्शन ए टोडा जनजात, ठीक है इसका आंसर। क्योंकि प्रश्न जो कह रहा है ना, प्रश्नानुसार निम्न में किस जनजात के उत्सव के अवसर पर तीर और कमान देने पर बच्चे का पिता बनाने का अधिकार निर्धारित किया जाता, तो ये टोडा जनजात की प्रथा है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 10 आप ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि जनजाति लोगों को संबोधित करने के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है महात्मा गांधी, बी कह रहा है ठक्कर बप्पा ने, यानी ठक्कर बप्पा समिति ही बनाई गई थी, आप लोग जान रहे हैं। ऑप्शन सी कह रहा महात्मा ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी कह रहा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जनजाति लोगों को संबोधित करने के लिए आदिवासी शब्द का सबसे पहले किस जो है समाजशास्त्री या किस विद्वान द्वारा किया गया है इसका प्रयोग। तो इसका आंसर आप सब दीजिए, क्या हो जाएगा, फटाफट, गलत नहीं होना चाहिए इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस वगैरह सॉल्व करते रहिए, क्योंकि इससे क्या है कि आप लोगों को जो टाइम टेकिंग के अनुसार प्रश्न जो है सॉल्व करने की एक आदत रहेगी, और परीक्षा भवन में समय के अनुसार आप लोग जो है ना, तो परीक्षा में क्या है आपका प्रश्न छूटेगा नहीं, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस वगैरह सॉल्व करते हैं तो उससे आपका एक बन जाता है ना टाइम टेकिंग, तो उस समय के अनुसार आपका जो है प्रश्न पूरा हो जाता है, प्रश्न छूटता भी नहीं। और प्रश्न जो है एकदम से क्या कहते हैं कूल माइंड से आप अगर करते हैं तो घबराहट नहीं रहते हैं, तो कोई गलती भी नहीं होती आपसे। जो बात में आप लोग आके कहते हैं कि अरे इसका आंसर तो ये मुझे आ रहा था, इसके बजाय मैंने जो है जानते ही गलत टिक कर दिया, तो ये नौबत नहीं आती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ठक्कर बप्पा समित है ये। ठीक है, ऑप्शन आप लोग दे दिए हैं, ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है आपका, प्रश्न उत्तर नंबर 11 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। आप लोग जी कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे, नोट भी कर रहे होंगे, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है आपका, किस समाजशास्त्री का परा औद्योगिक समाज की अवधारणा से संबंध है? ये कौन से विद्वान ऐसे हैं कि इनका प्राऔद्योगिक समाज की अवधारणा से संबंध है? तो आपका ऑप्शन है कह रहा है डेनियल बेल महोदय,
बी कह रहा नॉर्मल विनबाम महोदय, ऑप्शन सी कह रहा एलन ट्यूरेन महोदय है, ऑप्शन डी कह रहा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी तो होंगे नहीं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं ऑप्शन के अनुसार है। तो प्रश्न ध्यान दीजिए एक बार कि किस समाजशास्त्री का प्राऔद्योगिक समाज की अवधारणा से संबंध है। तो डेनियल बेल भी है, नॉर्मल विनबाम है, एलन ट्यूरेन है। तो आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ही होगा। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए, उपयुक्त सभी के सभी हैं जो प्राौद्योगिक समाज से अवधारणा से संबंधित रखते हैं। आइए आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है। तो मैं थोड़ा आज क्लास तेज करा रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइनर टाइप में प्रश्न है, ज़्यादा आपकी गहराई में ही घुस रहा हूँ कि उसको विस्तार दूँ, क्योंकि आप लोग कुछ लोग मैं कहा नहीं आरोप लगाए थे कि समय बहुत ज़्यादा ले लेता हूँ, तो इसलिए आपको ऑनलाइनर टाइप में है। लेकिन आप लोग ये आक्षेप मत लगाइएगा कि सर को जो है आ ही नहीं रहा इसलिए नहीं बता रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए प्रश्न उत्तर नंबर 12, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कम समय में आपका अधिक प्रश्न हो जाए। तो बाकी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का, तो जो है कमेंट करके बताइएगा। तो उस प्रश्न को मैं आपको वहीं पे कमेंट में ही बता दूंगा। अगर आपके समझ में फिर भी नहीं आता कमेंट करिएगा, उस प्रश्न को मैं अगली क्लास में लेकर पुनः आ जाऊंगा। तो अगली क्लास में आपका जो कंफ्यूजन रहेगा वो दूर हो जाएगा। तो आइए प्रश्न उत्तर नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। हालांकि कंफ्यूजन वाली कोई क्लास ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है। आपका पीजीटी वाले बच्चे, प्रोक्ता वाले बच्चे, खासकर यूपी पीजीटी और बिहार वाले जरूर ध्यान दें इस क्लास को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफी बनते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय समाज के लिए समकालीन सामाजिक समस्या नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय समाज के लिए समकालीन सामाजिक समस्या नहीं है, जो समकालीन सामाजिक समस्या होती है। तो आपका ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए सांप्रदायिकतावाद, ऑप्शन बी कह रहा आतंकवाद, ऑप्शन सी कह रहा प्रजातंत्रवाद, ऑप्शन डी क्षेत्रवाद। तो इसका आंसर आप सभी को तो मिल गया होगा, जो है गलत करेंगे ही नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए क्योंकि ये जो बात कर रहा है आपका प्रश्न ना कि समकालीन सामाजिक समस्या नहीं है वर्तमान भारतीय समाज, तो प्रजातंत्रवाद ये समस्या थोड़ी है। बाकी आपका जो ये हो गया सांप्रदायिकता है, ये है आतंकवाद है, ये है, और क्षेत्रवाद की बातें तो चलती रहती है समाज में। तो इस प्रकार आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ये एकदम अलग टाइप का है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 13 नंबर प्रश्न आप नोट कर लीजिए। कह रहा आपका हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज का मॉडल आवश्यक रूप से, जो हर्बर्ट स्पेंसर महोदय के अनुसार कह रहा है समाज का मॉडल आवश्यक रूप से क्या है, किस प्रकार है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है एक आत्मकता, ऑप्शन बी प्रकारवादी, ऑप्शन सी संघर्षवादी, ऑप्शन डी सावी था। तो हर्बर्ट स्पेंसर आपके एक इंपॉर्टेंट थिंकर है, आप सभी के सिलेबस में है, इनको आप लोग अच्छे से पढ़े ही होंगे, अगर पढ़े ना हो तो पढ़ लीजिए, यहाँ से प्रश्न काफी आता है। तो इसका आंसर भी आप लोग गलत नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या है ऑप्शन डी, सावी था। ठीक है, आप लोग हर्बर्ट स्पेंसर, अब ये जानते क्या एकता सावी एकता वो क्या कहते हैं, माइल दुर्खिम को मत यहाँ लेके चले आइएगा, क्योंकि ये हर्बर्ट स्पेंसर महोदय है, माइल दुर्खिम तो यहाँ है ही नहीं। आप लोग दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि जो प्रश्न आता है ना, प्रश्नों के अंदर जो ऑप्शन होता है उसी के अनुसार आपको आंसर ढूंढ के लाना रहता है। ये मत कहिएगा कि ये इसमें क्या आ गया, ये तो ये है। ठीक है, और हर्बर्ट स्पेंसर भी सावी हुई है, आप लोग पढ़े ही हैं। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है आपका। ये प्रश्न नंबर 14 आपका कह रहा है परिस्थिति एवं संविदा के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है। जो परिस्थिति एवं संविदा के आधार पर कह रहा कि समाजों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है, यानी किस थिंकर ने प्रस्तुत किया है। तो आपका ऑप्शन है क्या है, एच.एन. मेनन, बी रॉबर्ट रेडफील्ड, सी इमाइल दुर्खिम, डी कार्ल मार्क्स। तो इनमें से इसका आंसर कौन हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर आप लोग नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन ए हो जाएगा एच.एन. मेनन महोदय। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आइए, तो प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 15
15 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है ये कि निम्नलिखित में से किस एक ने परिणाम एवं घनत्व के अनुसार समाजों का वर्गीकरण किया है। निम्नलिखित में से किस एक ने परिणाम एवं घनत्व के अनुसार समाजों का वर्गीकरण किया है। तो आपका ऑप्शन है डेविड हार्डीमैन, ऑप्शन बी आर्य पार्क, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खिम महोदय, ऑप्शन डी वर्गेश महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 का आंसर। तो इसका आंसर जो है आप लोग जो थिंकर हैं इसके ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, इमाइल दुर्खिम महोदय हो जाएंगे। अगर आप इमाइल दुर्खिम महोदय को अच्छे से पढ़े हैं ना, क्योंकि ये इमाइल दुर्खिम महोदय ऐसे थिंकर है आप सभी के सिलेबस में है। आप चाहे पीजीटी दे रहे हो या प्रोफेसर वाले एग्जाम का भागीदारी कर रहे हो यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का, या आप जो है किसी भी परीक्षा का, या इस समय तो आप लोगों का एंट्रेंस का भी एग्जाम लगा होगा। ये जो आपके पीजी वाले पीजी कंप्लीट करके पीजी में गए होंगे, तो ये अगर क्लास वो बच्चे देखेंगे उनके लिए भी काफी सहयोगी साबित होगा, जो पीजी करके पीजी में जिनको एडमिशन लेना होगा विश्वविद्यालयों में। और यूजीसी नेट वाले बच्चे तो ध्यान दे ही रहे हैं, उनका जून में परीक्षा है ही, बताने की जरूरत ही नहीं। तो आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 16 नंबर आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जनजातीय समाज से संबंधित नहीं है। जो जनजातीय समाज है उससे संबंधित नहीं है, इसमें से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है। तो ऑप्शन ए करा अंतर्विवाही, बी करा एकल सामाजिक श्रेणी, सी करा सामान्य विभाग, डी करा संरक्षित असमानता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर देखिए साफ साफ दिख रहा कि ऑप्शन डी हो जाएगा संरक्षित असमानता प्रश्नानुसार। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 17 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि यांत्रिक सुदृढ़ता एवं शारीरिक सुदृढ़ता, ये जो अवधारणा है ये विकसित की गई थी। ठीक है, यांत्रिक सुदृढ़ता एवं शारीरिक सुदृढ़ता अवधारणाएं विकसित की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, किस विद्वान द्वारा। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, बी कह रहा इमाइल दुर्खिम द्वारा, सी कह रहा रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा, डी कह रहा क्लाउड लेवी स्ट्रॉस द्वारा। तो इसका आंसर बताइए आप लोग प्रश्न उत्तर नंबर 17 का। तो इसका आंसर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आंसर आप गलत नहीं करेंगे जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि इमाइल दुर्खिम महोदय का आप लोग पढ़े ही हैं। तो आप लोगों को इसका आंसर तो देखते ही जो है तुरंत आ जाता होगा दिमाग में, अरे तो इमाइल दुर्खिम महोदय है, शारीरिक या यांत्रिक एकता के बारे में क्या बताना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगर आप लोग पढ़ाई थोड़ी सी अच्छी की होंगे यार, तो कोई भी परीक्षाएं जो है ना कठिन नहीं है। आप जो है किसी भी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो आप क्वालिफाई जरूर करेंगे, जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट जरूर लेके आएंगे। बस आप मन से पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है, इधर उधर दिमाग लेके ना कर रहे होंगे। पता चला आप यहाँ सामने जो है आप मोबाइल की स्क्रीन पे या टैब की आप कंप्यूटर पे या जिस पे भी लैपटॉप पे क्लास देख रहे हैं, सामने से प्रश्न गुजर रहा है, शिक्षक पढ़ा रहा है जो है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और मन में चल रहा है कि अरे जो है मैं तो वहाँ जो क्रिकेट खेला था छक्का मारा था। तो फिर आपका काम हो गया, फिर आप वहीं छक्का मारते रह जाएंगे। आप लोग ध्यान दीजिए, इसलिए ना एक समय में एक ही काम करिए, लेकिन अच्छे से करिए, खासकर जो है आप स्टूडेंट लाइफ में, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 18 क्या कह रहा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके मैं जितनी बातें कहता हूँ आपके हित में ही कहता हूँ। आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो है सिलेक्शन, मेरा जो है टारगेट है इस क्लास को लेके, इसलिए आपके सामने क्लास लेकर आता हूँ, आपको जो है सिलेक्शन जरूर मिल जाए। आप अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ये जो प्रश्न उत्तर है आपका क्लास का, आप देख ही रहे होंगे, ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपके सिलेबस के बाहर हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग ना हो। आप सभी से मैं कह रहा हूँ, जो भी जितने भी बच्चे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है। ये कह रहा है निम्नलिखित अर्थव्यवस्थाओं में से कौन उत्तर औद्योगिक व्यवस्था से संबंधित है। ये अर्थव्यवस्थाओं में से कौन ऐसा है जो उत्तर औद्योगिक व्यवस्था से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, तो आपका ऑप्शन ए कृषि अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी निर्माणकारी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी चरवाहा अर्थव्यवस्था, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन बी सेवा अर्थव्यवस्था। क्योंकि ये कह रहा अर्थव्यवस्थाओं में कौन उत्तर औद्योगिक काल, हमेशा ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, जो है औद्योगिक काल की बात तो कर रहा है, लेकिन उत्तर औद्योगिक काल की, तो इसमें कृषि अर्थव्यवस्था होगा नहीं,
कारी अर्थव्यवस्था ये हो सकता है, लेकिन ये चरवाहा व्यवस्था तो प्राचीन। तो आपका देखिए उत्तर औद्योगिक आजकल जो है जिसके लिए आप लगे हैं पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं कि हम जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आए, एक सर्विस पा जाए जो है, तो ये क्या किसमें चला जाएगा आप, सेवा का। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सेवा अर्थव्यवस्था इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट करिए, ऐसे प्रश्न आप लोग ना गलत मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न अगर आप गलत कर देंगे तो परीक्षाओं में बड़ी दुख की बात होगी, आपको बाहर होने के चांसेस बन जाएंगे। क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना जो इजी तौर पे देखे जाते हैं, मेरिट यहाँ से नहीं, कठिन प्रश्न से बनता है। ये प्रश्न अगर सरल प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो फिर वही है, दुख की बात हो जाएगी, तो परीक्षाओं से बाहर होना तो स्वाभाविक हो जाएगा, आपका रिजल्ट नेगेटिव होना। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए, और इस समय कम है, दिन रात एक करके पढ़ाई करिए, निशाचर बन जाइए, जागते रहिए, ठीक है। गर्मी तो है लेकिन क्या करना है, फैन वगैरह चला के कमरे में रहिए, पढ़ाई कीजिए। जो गांव के हैं आप लोग क्या करना है, चले जाइए, इस समय तो आम भी फरे होंगे ना, आम आप लोग खा ही रहे होंगे, अभी तो हाले के पक्के नहीं है, तो बागिए में चले जाइए, अपना कॉपी किताब लेके वहाँ बैठिए, वहाँ पढ़िए, फर्स्ट क्लास वगैरह जो चलता है, ठीक है। आप लोग जो गांव के लोग हैं, लेकिन पढ़ाई जरूर करिए, किसी भी स्थिति में रहिए, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो पढ़ाई करनी आप कहीं रहिए, चाहे घर रहिए चाहे बाहर रहिए, ठीक है। और पढ़ाई करने वालों के पास कोई बहाना भी नहीं होता है, अरे मैं तो पढ़ नहीं पाया, ये हो गया, तबीयत खराब हो गई तो शादी में चला गया, ये वो सारी चीजों को त्याग कर सबसे पहला लक्ष्य अपना टारगेट पढ़ाई, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 19 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 19, तो प्रश्न नंबर 19 आप ध्यान दीजिए, कह रहा है कि किसने समाजों का वर्गीकरण सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित एवं तीसरे मिश्रित के रूप में किया है। तो ये कह रहा ना किसने, यानी कि किसने समाजों का वर्गीकरण सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित एवं तीसरे मिश्रित के रूप में किया है, किस विद्वान ने किया है। तो आपका ऑप्शन ए करा इमाइल डुर्खीम महोदय, ऑप्शन बी इरविंग गॉफमैन महोदय, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं जहां तक जानता हूं आप लोग गलत नहीं करेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हैं, इन्होंने ही जो है समाज का जो वर्गीकरण किया है सरल मिश्रित, दोहरे मिश्रित, तीसरे मिश्रित के रूप में कर रखा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 19 आप सभी के समझ में आ गया होगा, क्योंकि उन प्रश्नों में कुछ जान है ही नहीं, बहुत ऐसे प्रश्न आप लोग जो है परीक्षा में खट्ट से आंसर सही करके आ जाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 20 क्या कह रहा है आपका। कौन सा प्रश्न, प्रश्न उत्तर नंबर 20 नंबर कह रहा, निम्नलिखित में से किसने जनजाति सात्मीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजाति जाति सांतत्य प्रारूप दिया है। ये किस विद्वान ने दिया है, जनजाति सात्मीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजात सांतत्य प्रारूप दिया है। तो किस विद्वान द्वारा दिया गया है, तो आपका ऑप्शन ही करें एम श्रीनिवास, ऑप्शन बी सुरजीत सिन्हा, ऑप्शन सी एस.सी. दुबे यानी श्यामा चरण दुबे, ऑप्शन डी मजूमदार एंड डी एन मजूमदार हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, प्रश्न उत्तर नंबर 20 का। तो इसका आंसर आप लोग सही करेंगे, ऑप्शन बी सुरजीत सिन्हा हो जाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये सुरजीत सिन्हा महोदय का है प्रश्नानुसार, ये जनजाति सांतत्य का जो प्रारूप है इन्होंने ही दे रखा है सुरजीत सिन्हा महोदय। आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 21 क्या कह रहा है आपका। ये कह रहा है कि आपका 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित समाजों में से किसमें अंधविश्वासों का प्रभुत्व होता है। तो ऑप्शन देखिए आप लोग, आंसर मारिए, इसका जो है दीजिए, गलत मत करिएगा। जो अंधविश्वास किस समाज में सबसे अधिक पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन है औद्योगिक समाज, तो इसमें होगा नहीं, ये साफ साफ दिख रहा। नगरीय समाज, तो इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि नगरीय समाज एक जागरूक समाज है। ऑप्शन सी जनजातीय समाज, ये हो सकता है। ऑप्शन डी उत्तर औद्योगिक समाज में भी तो नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। देखिए आपका आंसर पढ़ाई क्वेश्चन कर क्या ऑप्शन पढ़ते पढ़ते ही आ जाना चाहिए, आप पढ़ाई इतने अच्छे से करिए, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 22 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन ग्रामीण एवं नगरीय समाज में मौलिक अंतर स्थापित करता है। ये कौन ऐसा है जो ग्रामीण एवं नगरीय समाज में मौलिक अंतर स्थापित करता है, ठीक है। अंतर स्थापित करने की बात कर रहा, तो ऑप्शन ए परिवहन का ढंग, ऑप्शन बी परिवहन का माध्यम, ऑप्शन सी व्यवसायिक विभिन्नता, ऑप्शन डी वर्ग अंतर।
तो 22 का आंसर आप लोग बताइए। तो 22 का आंसर नोट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, परिवहन ग्रामीण और नगरीय समाज में जो बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन आपका जनजातीय समाज, ये तो होगा ऑप्शन सी है, व्यवसायिक विभिन्नता ही अंतर करेगा, ठीक है। व्यवसायिक विभिन्नता ही अंतर करेगा, क्योंकि ये जो आपका प्रश्नानुसार ना कह रहा है ग्रामीण और नगरीय समाज में कौन सा अंतर था, तो परिवहन का ढंग तो परिवहन का माध्यम जगह है। व्यवसायिक विभिन्नता वर्गांतर तो रहेगा, व्यवसाय विभिन्नता इसलिए होगा क्योंकि जो है देखिए ग्रामीण समाज का व्यवसाय अलग टाइप में है थोड़ा व्यवसाय विभिन्नता, और शहरी लोग व्यवसाय जो अलग टाइप में उनका होता है, ठीक है। तो व्यवसायिक विभिन्नता जो होता है इसमें अंतर विभिन्न प्रकार के लोग हैं व्यवसाय करते हैं, वही अंतर स्थापित करता है ग्रामीण और नगरीय समाज का। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा स्वयं भी, क्योंकि आप लोग भी तो पढ़ाई में लगे हुए हैं, ऐसा तो है नहीं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं पढ़ नहीं रहे हैं। अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो अपने पैर में कुल्हाड़ी भी मार रहे हैं, ये भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ऐसी गलती मत कीजिए और पढ़ाई करिए, ठीक है। आइए देखते हैं 23 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर ये 23 कह रहा है, समाज के दो प्रकारों में वर्गीकरण अर्थात लोक एवं नगरीय किसके द्वारा किया गया है। समाज के दो प्रकारों में वर्गीकरण अर्थात लोक एवं नगरीय किसके द्वारा किया गया है। तो आपका ऑप्शन कह रहा है ए एमिल दुर्खीम, यानी कि इमाइल दुर्खीम, कहीं कहीं एमिल दुर्खीम लिखा रहता है, कहीं कहीं इमाइल दुर्खीम भी लिखा रहता है, इनका पूरा नाम डेविड इमाइल दुर्खीम है, ठीक है। और ऑप्शन बी है रेडफील्ड, ऑप्शन सी एफ्टानेज यानी टानेज महोदय हैं, ऑप्शन डी का हार्बर्ट स्पेंसर महोदय। तो सभी थिंकर आपके सिलेबस के हैं, और आप लोग लोक एवं नगरीय किसके द्वारा किया गया है इस समाज का, तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, रेडफील्ड महोदय द्वारा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 24 यानी 24 नंबर। बिना समय गंवाए देखिए मैं आप लोगों का क्लास बहुत तेजी से खींच रहा हूं ताकि आप लोगों को कम समय में अधिक प्रश्न उत्तर हो जाए, आपको परीक्षाओं में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। उम्मीद करता हूँ कापी और पेन लेके बैठे होंगे, इंपॉर्टेंट चीज को जरूर नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज को अगर आप नोट करते हैं ना इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरों को, तो जो आपका परीक्षा के समय तक एक छोटा सा नोट्स बन जाता है इंपॉर्टेंट प्रश्नों का। तो उस नोट्स को जो है परीक्षा के समय दोहराने में यानी रिवीजन करने बहुत सहयोगी साबित होता है, ठीक है। क्योंकि समय कम होता है परीक्षा का, प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है एग्जाम का, तो ऐसे जो नोट्स होते हैं काफी सहयोगी साबित होते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 24 कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। ये द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन ए करा मैक्स वेबर, ऑप्शन बी करा ब्रॉनिस्लाव टेस्पर मालिनोव्स्की, यानी कि मालिनोव्स्की महोदय, ये इतने लिखते आता है ज्यादातर, ठीक है। और आपका ऑप्शन सी है एस.एम. लिपसेट महोदय, और ऑप्शन डी है मैरी जी लेवी महोदय। तो द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मैरी जे लेवी महोदय हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए प्रश्न अगला देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है आपका, प्रश्न उत्तर नंबर 25 प्रश्न आपका कह रहा है कालिंस का अध्ययन किसके नाम के साथ संबंधित है। जो कालिंस महोदय हैं उनका अध्ययन किसके साथ संबंधित है बताइए। तो आपका ऑप्शन है डी.एन. मजूमदार, ऑप्शन बी एस.सी. दुबे, ऑप्शन सी जी.एस. घुरी, ऑप्शन डी के.एम. कपाड़िया। 25 का आंसर, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या जी.एस. घुरे गोविंद सदाशिव घुरे महोदय, ठीक है। कालिंस के अध्ययन किसके नाम के साथ संबंधित है, तो आपका गोविंद सदाशिव घुरे महोदय के नाम। तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं 26 बिना देर किए हुए। 26 आपका कह रहा प्रश्न नंबर निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावना प्रस्तुत किया कि ज्ञान की स्थिति बदल जाती है ज्यों ही एक समाज उत्तर औद्योगिक युग में प्रवेश करता है और संस्कृत उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है। प्रश्न एक बार ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावना प्रस्तुत किया कि ज्ञान की स्थिति बदल जाती है ज्यों ही एक समाज उत्तर औद्योगिक युग में प्रवेश करता है
और संस्कृत उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है। अब तो आप समझ गए होंगे प्रश्न को। ऑप्शन ए डेविड बेकहम महोदय, ऑप्शन बी फ्रेडरिक एंगेल्स, ऑप्शन सी जे.एफ. लियोटार्ड, ऑप्शन डी जुर्गेन हर्बर मास। प्रश्न उत्तर नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आप देखिए लियोटार्ड महोदय हो जाएंगे। ये कौन है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए आप लोग। ये प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? ये अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा थी तो भारतीय संविधान के अनुसार। तो इसका आंसर आप सभी का गलत नहीं होगा। 15%, 2.5%, 2%, 7.5%। ऑप्शन ए जो है 15%, ऑप्शन बी 2.5%, ऑप्शन सी 0.2%, ऑप्शन डी 7.5%। तो इसका आंसर आप सभी का सही होगा। ये ऑप्शन डी हो जाएगा 7.5% एससी 7.5% एसटी का जो है आरक्षण है, और 17% 21% एससी का आरक्षण है, 27% ओबीसी का आरक्षण है, और 10% अभी जो है आपका आया है कुछ समय पहले क्या फॉरवर्ड आरक्षण जो आया है, जिसको गरीबी आरक्षण के तहत रखा जाता है, समझ गए? तो उसको क्या कितना दिया गया? 10% आरक्षण दिया गया। ठीक है, जो आपके भारतीय संविधान के तहत यानी लोकसभा में पास किया गया 10% फॉरवर्ड के लिए आरक्षण। तो ये आरक्षण की प्रक्रिया यही है, आप लोग समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 27 का। कंफ्यूज मत होइएगा, आरक्षण की प्रक्रिया उसमें कंफ्यूज कौन क्या है, इस वजह जो है मुद्दे हैं जो एकदम हाईलाइट रहते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन ये प्रश्न नंबर 28 क्या करा? ध्यान दीजिए, प्रश्न तो नंबर 28 पंचशील उपागम का प्रस्ताव दिया है। ये पंचशील उपागम का प्रस्ताव दिया है, किसने दिया? आपका एल्विन महोदय, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एस सी दुबे, ऑप्शन डी जे.एच. हट्टन महोदय है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 28 का? आप लोग बताइए। तो 28 का आपका जो आंसर है जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जे.एल. नेहरू नहीं जवाहरलाल नेहरू महोदय। क्योंकि जो परीक्षाओं में जो प्रश्न होते हैं ना, देखिए जैसे एस सी दुबे लिखा, नहीं श्यामा चरण दुबे ना लिख के एस सी दुबे, जवाहरलाल नेहरू ना लिख के जे.एल. नेहरू लिख के आ जाएगा। ये सब आप छोटी छोटी चीजें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न जो होता है ना, जरूरी थोड़ी है कि सेम टू सेम जो प्रश्न है यहाँ मैं करा रहा हूँ या जो आपका एक बार पूछा जा चुका है, जो प्रैक्टिस से 1.5 साल करते हैं, सेम टू सेम वही प्रश्न है, ऐसे उठा के दे दे नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे घुमा के दे देगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस से 1.5 साल किए हैं, पढ़ाई किए हैं, तो आपका आंसर गलत होगा ही नहीं। प्रश्न देखते ही आंसर आपको नजर आने लगेगा। आइए प्रश्न उत्तर नंबर 29 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, कहता है 29 आपका, निम्नलिखित में से किस एक ने समाज को संरचना एवं प्रकार के सामंजस्य से युक्त सामाजिक सहयोग के रूप में देखा है? निम्नलिखित में से किस एक ने समाज को संरचना एवं प्रकार के सामंजस्य युक्त सामाजिक सहयोग के रूप में देखा है? तो आपका ऑप्शन है अगस्त कामटू महोदय, ऑप्शन बी करा ब्रनिस्लाव किस्पर मेलनोव्स्की, यही इतना इसका लिख के देगा नाम ज्यादातर। ठीक है, मैं पूरा नाम यहाँ आपको दे दिया हूँ ताकि आपको याद है, भूले ना। ऑप्शन सी एमाइल ल्यूथिन, ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर महोदय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 का? आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आप लोग देखिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हो जाएंगे। क्योंकि जो है सभी एकता के बारे में अभी पीछे प्रश्न आ गया था। ठीक है, तो ये देखिए इसका आंसर आप सभी का सही हो गया होगा। आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 30 क्या कह रहा है। 30 नंबर कह रहा है आपका प्रश्न, कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की अवधारणाओं की रचना की है? किसके लिए? कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा और बृहद परंपरा की अवधारणाओं की रचना की है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा मैकी मैरियट महोदय, ऑप्शन बी एम.एन. श्रीनिवासन, मशहूर नरसिंह श्रीनिवासन हो गए, ऑप्शन सी रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन डी मिल्टन सिंगर महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का? आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका देखिए रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न उत्तर नंबर 30 का। तो क्योंकि रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय कृषक से जुड़े हुए जो है, कृषक समाज से अगर प्रश्न आए तो आप जो है गलत मत कीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। तो ऑप्शन के ऊपर भी थोड़ा माने रखता है, तो ऑप्शन भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है आपका। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है,
कुदबिश जनजात समुदाय कहाँ पाया जाता है? ये जो कुदबिश जनजात है ये कहाँ पर पाया जाता है? इसका आंसर ये है, ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो कुदबिश जनजात किस राज्य में इनमें से जो ऑप्शन है पाया जाता है? आप लोग बताइए। 31 प्रश्न का आंसर तो ये केरल राज्य की जनजातियां हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। ये देखिए मैं टिक कर दे रहा हूँ, केरल राज्य की है कुदबिश जनजाति। ऑप्शन ये प्रश्न 32 आ गया आपका। ठीक है, 32 देखिए क्या कह रहा है आप लोग। 32 नंबर प्रश्न कह रहा मार्क्स ने यानी कि कार्ल मार्क्स ने समाज का अध्ययन किस रूप में कर रखा है? तो आपका ऑप्शन ए संपूर्णता के रूप में, ऑप्शन बी अवधारणा के रूप में, ऑप्शन सी पद्धति शास्त्रीय रूप में, ऑप्शन डी तथ्य परक रूप में। तो इसका प्रश्न आप ऐसे प्रश्न को कार्ल मार्क्स वगैरह इतने इंपॉर्टेंट थिंकर है, आप लोग गलत नहीं करेंगे जहां तक मैं जानता हूं। तो इन्होंने ऑप्शन ए संपूर्णता के रूप में हो जाएगा। कार्ल मार्क्स महोदय ने जो अध्ययन कर रखा है समाज का इन्होंने संपूर्णता के रूप में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है। 33 प्रश्न आपका कह रहा है जिस प्रकार जीवन एक वस्तु नहीं वरन जीवित रहने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार समाज एक वस्तु नहीं वरन संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, विचारक इंगित कीजिए। यानी कि ये जो प्रश्न आपका 33 है ये किसका विचार? ये कह रहा है कि जिस प्रकार जीवन एक वस्तु नहीं वरन जीवित रहने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार समाज एक वस्तु नहीं वरन संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, ये विचार इंगित करिए। नहीं, किसका विचार है? आपका ऑप्शन है एफ जे राइट, ऑप्शन बी टाम्बो टूमोर, ऑप्शन सी र्यूटर, ऑप्शन डी एलेक्स इंकेल्स महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 33 का? तो आप लोग बताइए। तो ये र्यूटर महोदय हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? र्यूटर महोदय। र्यूटर महोदय का आप लोग जानिए, यूवी र्यूटर पूरा नाम है इनका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। तो फ्रेंड्स आज ये आपका कितने प्रश्न थे? 33 प्रश्न थे आज की क्लास में। और ये देखिए आप लोगों के लिए मैंने अपने ये माई यूट्यूब चैनल का नाम है, आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, ये बताने की जरूरत है नहीं। सोशियोलॉजी बाई पुजारी आर या पुजारी आर बाई सोशियोलॉजी। व्हाट्सएप नंबर ये है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपको कोई दिक्कत हो तो मैसेज करके व्हाट्सएप पे बताइएगा। और टेलीग्राम लिंक से जरूर आप लोग जुड़ जाइए। यहाँ भी आपको ऑफिशियल पुजारी टेलीग्राम लिंक का नाम है, तो यहाँ जुड़ जाएंगे। आपको यहाँ से सारी सूचनाएं क्लास वगैरह की मिलती रहेंगी और वहाँ क्लास भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, और ये व्हाट्सएप नंबर 9452 733 है आपका, 9452733186। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। और शिक्षा से यानी एजुकेशन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, खासकर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ अगली क्लास आप लोगों के लिए एक फर्स्ट पेपर का भी क्लास लेकर आऊँ। जो यूजीसी नेट जेआरएफ वाले हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं, जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जो अपेयरिंग के बच्चे हैं, वो तो आप लोग जान ही रहे हैं, फार्म पड़ चुका है, फार्म जो है डाल दिए होंगे। और जो पुराने बच्चे हैं तो डाल ही रहे होंगे। ठीक है, इसमें तो कुछ हमारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी बहुत अच्छे से पीजी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और पीजी के साथ साथ देखिएगा जेआरएफ हो जाएंगे। जिनकी तैयारी अच्छी है, थोड़ा सा फर्स्ट पेपर पे ही आप लोग फोकस कर लीजिएगा। तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को कुछ क्लासेज जो इंपॉर्टेंट होती हैं फर्स्ट पेपर पे भी लेकर चले आऊँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोगों को फर्स्ट पेपर की क्लास चाहिए। ठीक है, तो अगर चाहिए तो आप लोग बताइएगा, मैं उसका प्रैक्टिस सेट वगैरह लेकर आप सभी की भी आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आप सभी फ्रेंड का।